गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं अरविंद गोस्वामी स्वागत करता हूँ आप सभी का ऑनलाइन क्लास में। जैसे कि आप लोग बोर्ड पे लिखा देख रहे हैं, हमारे आसपास के पदार्थ पार्ट 1 क्लास 9 एनसीईआरटी पैटर्न। ठीक है, हाँ, ये आपकी क्लास का साइंस है, जो कक्षा 9 का एनसीईआरटी पैटर्न का जो साइंस है उसके किताब का पहला लेसन हमने लिया है, हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, इसमें इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम थोड़ी सी इसके बारे में बात करते हैं। ठीक, जैसे कि चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, तो पदार्थ व्हाट इज ऑब्जेक्ट। ठीक है, पदार्थ जो होता है, पदार्थ में कुछ भी आ जाता है, कोई भी चीज, पेन, कॉपी, डस्टर, ईटा या और भी कोई भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं आप ले लीजिए, सब सारी चीजें पदार्थ में आ जाती हैं। ठीक है, तो पदार्थ जो है वो अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर पदार्थ बना होता है, सिंपल जनरल भाषा यही है इसकी। और इनके भेद होते हैं। क्या भेद होते हैं? इनकी अवस्थाएं होती हैं, पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ को केवल आप पदार्थ ही नहीं कह सकते, ठीक है, उनकी भी अवस्था है। कौन कौन सी अवस्था है? ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं। ये तो था पदार्थ, अब हम जानेंगे द्रव्य के बारे में। व्हाट इज मैटर? द्रव्य समझ लीजिए। द्रव्य, ठीक है, इसका डेफिनेशन मैं लिख देता हूं, आप लोग इसका डेफिनेशन समझ लीजिए। ओके, द्रव्य, इसकी अंग्रेजी होती है मैटर। ठीक है, क्या लिखा है डिफिनेशन में कि द्रव्य ब्रह्मांड की वह समस्त वस्तुएं होती हैं जो कुछ स्थान घेरती हैं, जिनका कुछ निश्चित द्रव्यमान होता है। फॉर एग्जांपल, अगर ये डस्टर हम ले लें, ठीक है, इसे हम द्रव्य के अंतर्गत मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसे जब हम रखेंगे तो कुछ क्षेत्रफल, कुछ एरिया ये घेरेगा, चाहे वो आयताकार घेरे, चाहे वो गोलाकार घेरे, वो चाहे जो भी शेप उसका हो। ठीक है, और इसका कुछ द्रव्यमान भी है। द्रव्यमान का मतलब होता है उस वस्तु में पदार्थ की मात्रा कितनी है। वो अलग बात है कि द्रव्यमान और भार दोनों अलग अलग होते हैं, मैं बताऊंगा आपको। द्रव्यमान और भार दोनों अलग अलग होते हैं, एक ही नहीं होता। लेकिन यहां हम केवल द्रव्यमान की बात करेंगे, केवल उसके मॉस की। ठीक है, तो मॉस इसका कुछ होगा जो कि निश्चित होगा, और यह स्थान घेरेगा जो भी, वो भी निश्चित होगा। भाई उसका कुछ आकार होगा तो वो कुछ स्थान घेरेगा, और उसका कुछ मॉस भी होगा, कुछ पदार्थ की मात्रा होगी, तभी तो कोई वस्तु बना होगा। ठीक है, तो ये था हमारा द्रव्य। ठीक है, डिफिनेशन आप अच्छे से देख लीजिए, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं लिख दी है मैंने, बहुत आसान सी बात है। संसार की कोई भी वस्तु, आप एक सुई उठा लीजिए, एक छोटी सी कील उठा लीजिए, आप स्टेपलर में जो पेंच लगाते हैं, पेंच जो कांटी आती है, वो कांटी आप ले लीजिए, वो भी एक द्रव्य है। उसका भी कुछ द्रव्यमान है अपने आप में, और कुछ वो क्या नाम है, स्थान भी घेरती है। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं आगे थोड़ा सा। अब द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं आप लोगों ने पढ़ा होगा, कौन कौन सी? ठोस, द्रव और गैस। कौन कौन सी? ठोस, द्रव। अब ये द्रव है, ये द्रव्य था, फर्क है, इतना ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, कभी द्रव और द्रव्य एक तरह से रिलेट मत करना। और गैस, ठीक है, ये थी। ठीक है, पढ़िए इसको। ठोस में क्या होता है? ठोस के अणुओं का जो अंतराण्विक आकर्षण बल होता है, बहुत ही ज्यादा तेज होता है, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, वो काफी पास पास में होते हैं। ठीक है, इनके अंदर जो अणुओं का अंतराण्विक आकर्षण बल होता है वो बहुत तेज होता है, बहुत ज्यादा होता है, और वो अणु जो है बहुत ज्यादा पास पास होते हैं। ठीक है, ये चीज आप देख लीजिए। और क्या क्वालिटी होती है थोड़ी सॉलिड में, ठोस में? इनके अणुओं का जो अंतराण्विक आकर्षण बल होता है वो पास पास होता है, इसी कारण से इनकी आकृति निश्चित होती है। भाई वो प्लास्टिक तो है नहीं कि आप उस पर फोर्स लगा के उसका थोड़ा सा क्या नाम है, उसे विकृत कर दोगे, थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता।
आप एक क्या नाम है 1 किलो का बाट ले लीजिए आप दुकानदार से, क्या आप उसे किसी फोर्स से आप उसकी डिजाइन को चेंज कर सकते हैं किसी थोड़ा सा भी? इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता। कारण कि जो जिस आयरन से जिस सब्सटेंस वो बना हुआ है उनके अणुओं का जो खिंचाव है आपस में वो बहुत ज्यादा है, इसीलिए उसकी आकृति निश्चित है। ठीक है, यही क्वालिटी होती है ठोस की। अब बात करते हैं द्रव की। कोई चीज जब द्रव फॉर्म में चेंज होता है, ठीक है, तो उनके द्रव जो होता है उनके मतलब लिक्विड, कोई भी चीज पानी ही नहीं हुआ, मोबिल हो गया, आप थम्सअप ले लीजिए, पेट्रोल ले लीजिए, डीजल ले लीजिए, कोई भी लिक्विड चीज हो गई, ठीक है, उसका एक ही रीजन होता है कि ठोस के अपेक्षाकृत उनके जो अणुओं का जो दूरी होता है थोड़ा दूर दूर होता है। ठीक है, ठोस से थोड़ा दूर दूर होता है। ये है, ये इनका शेप है, ये इनके अणु है, दूर दूर रहेंगे तो आपको लिक्विड फॉर्म में दिखेंगे। और गैस जो हमें दिखते ही नहीं, विजुअलाइज भी नहीं होते, उनके जो अणु होते हैं वो बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं, बहुत ज्यादा दूर दूर। ठीक, इसके अलावा 2 अवस्थाएं और होती हैं जो कि हो सकता है आपके कोर्स में ना हो, लेकिन मैं समझता हूं जहां तक कि आपको ये जानना जरूरी है। ठीक है, तो ठोस हो गए, द्रव हो गए और गैस हो गई। ठीक है, तीसरा जो चौथा जो अवस्था होता है वो होता है प्लाज्मा का। बहरहाल ये आपको उच्च स्तर क्लासों में पढ़ाया जाएगा, आगे इसके बारे में चर्चा आपको मिलेगी, इसका पूर्ण व्याख्या। फिलहाल आप इसका केवल इंट्रोडक्शन समझ लीजिए। और ये 5वीं अवस्था होती है बीईसी। बीईसी प्लाज्मा। अब प्लाज्मा क्या होता है सर? तो प्लाज्मा का कोई इस तरह से डब्बा बना के हम आपको उसके अणु का क्या नाम है संरचना नहीं दिखाएंगे, ये केवल ठोस द्रव गैस की बात थी, ये जो आपके समझ में आ गई। प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा के कारण ब्रह्मांड में समस्त सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, तारे ये सब चमकते हैं। उनके अंदर जो चमक आती है, जो चमक क्रिएट होती है, ब्राइटनेस, एक ऐसी अवस्था, एक ऐसा माहौल क्रिएट होता है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, जिस कारण से सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह या अन्य चीजें चमकती हैं। ठीक है, उनमें चमक पैदा होता है, ये प्लाज्मा की अवस्था होती है। ठीक है, बीईसी वो अल्बर्ट आइंस्टीन का खोजा हुआ अवस्था है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, उसका फुल फॉर्म होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। मैं लिख देता हूं इसमें। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बहुत कम दाब पर किसी कोई ऐसा माहौल हो, कोई ऐसा सिस्टम हो, कोई ऐसा निकाय हो जहां बहुत कम दाब पर, बहुत कम ताप पर कोई क्रिया किया जाए, कोई काम किया जाए, किसी चीज को अंजाम दिया जाए, कोई वर्क वहां किया जाए, तो उस वातावरण को, उस पूरे माहौल को बीईसी बोलते हैं। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट ने यही बताया था कि कोई ऐसा माहौल हो जहां बहुत कम दाब हो, बहुत कम ताप हो। ठीक है, अगर वहां कोई काम किया जा रहा है तो वो अवस्था बीईसी की होती है। ठीक है, बस केवल इतना ही आपको इसमें समझना है। इसकी जो अधिक व्याख्या है, आगे इसके बारे में जो आपको पढ़ना है वो आगे उच्चतर क्लास में आपको पढ़ना है, इतना केवल आप इंट्रोडक्शन समझिए। बाकी इन्हीं ठोस द्रव गैस पे आपका ये पूरा लेसन आधारित है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपके समझ में आ गई होंगी। अब मैं इसे इरेज करता हूं। ठीक है, नोट कर सकते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर। ओके, देखिए ये ठोस द्रव गैस की अवस्था आपने पढ़ी, प्लाज्मा पढ़ा, बीईसी पढ़ा, द्रव्य पढ़ा। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर ये इनके चेंज होने का जो फॉर्म है, जो श्रेणी है इनके बदल जाने की, ठोस से द्रव, द्रव से फिर गैस, गैस से फिर द्रव में, द्रव से फिर ठोस में, तो ये किस तरह से इनकी सीक्वेंस से चलती है, सीरीज किस तरह से चलती है देख लीजिए। इसको आप समझ लीजिए और बना लीजिए कॉपी में। जैसे ठोस, ये ठोस। अब ठोस को अगर हमें द्रव में बदलना है, किसी सॉलिड पार्टिकल को अगर हमें लिक्विड में चेंज करना है तो क्या करना होगा? क्या उसे काट काट के या बुरादा करके या पीस के उसे लिक्विड में बदलेंगे, या उसे फ्रीज कर देंगे और ठंडा करेंगे उसे और जमाएंगे? नहीं, शायद मैं उल्टा कह रहा हूं। आप सीधे कहोगे सर आप सीधी सीधी भाषा में बात कीजिए, ठोस को हम गर्म करेंगे।
ठीक है, राइट। ठोस को हम द्रव में बदलने के लिए गर्म करेंगे, उसे किसी तापमान पे गर्म करेंगे। तो मान लीजिए किसी ठोस को हमने गर्म किया, क्या किया, गर्म किया, तो ये बदल गया द्रव में। जब ठोस को हमने गर्म किया तो ये द्रव में बदल गया। अब इस द्रव को फिर हम गर्म करेंगे, फिर गर्म कर दीजिए, फिर जब हमने गर्म कर दिया तो ये बदल गया गैस में। ठीक, ठोस को गर्म किया तो द्रव में बदला, द्रव को फिर और गर्म किया तो गैस में बदल गया। अब गैस को ठंडा कर लो। अगर हम गैस को उल्टा फिर ठंडा कर लेते हैं, ठंडा कर लिया तो द्रव में बदल गया, और द्रव को और ठंडा कर लिया तो बर्फ जम जाएगा ना, जानते हो अच्छी तरीके से, ठोस में बदल जाएगा। बस इसे आप नोट कर लीजिए, ठीक है, ये चीज आप लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक है। और एक खास बात समझ लीजिए, ये केवल आपके ठोस, द्रव, गैस यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस, इसी में केवल ये नियम लागू होता है। अब आप सोचो कि सर जी कोई चीनी है, कोई चीनी है, अगर इसे मुझे द्रव में बदलना है तो क्या मैं इसे गर्म करूंगा? क्या मैं इसे गर्म करूंगा? कभी नहीं। या चीनी नहीं, मान लीजिए आप चीनी ना लीजिए, कोई और चीज ले लीजिए, सॉलिड, जो आपको लगता हो कि सॉलिड हो, सॉलिड जैसे गुड़ ले लो, गुड़ ले लिया हमने। अब गुड़ को हमें द्रव में बदलना है, तो गुड़ को हम द्रव में कैसे बदलेंगे? क्या इसे कुछ हीट देकर इसे द्रव में बदल सकते हैं? ठीक है, इसे 1 मिनट, हेलो, ठीक है, सॉरी फॉर मिस्टेक, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाने के लिए सॉरी। हमने एग्जांपल में लिया है डस्टर, सीधा एग्जांपल लीजिए जो आपके सीधे दिमाग में घुसे, ओके। डस्टर, जब अब मान लो डस्टर एक क्या है, सॉलिड, एक सॉलिड सब्सटेंस है। अगर इसे सॉलिड है, इसे हमें लिक्विड में चेंज करना है, यानी द्रव में अगर बदलना है, तो क्या इसे हम गर्म करेंगे? बोलो, इसे हम गर्म करके बदल सकते हैं द्रव में? गर्म करके इसे द्रव में बदल सकते हैं? नहीं। लकड़ी का बुरादा है, क्या इसे आप गर्म करके गैस में या द्रव में बदल सकते हैं? कभी नहीं। तो इन सारी कंडीशनों के लिए ये चीजें लागू नहीं होती हैं, ये केवल ठोस, द्रव, गैस पे ही लागू होंगी, ठीक है। आगे बात समझ में? बस केवल इतना समझना था आपको इसमें। अब इतना नोट कर लीजिए आप लोग, इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है पदार्थ पर ताप का प्रभाव। किसी भी पदार्थ पर ताप का क्या असर होता है, ठीक है, ये जानना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो पदार्थ पर इन तापों का प्रभाव, ठीक है, ये निम्नवत प्रकार से होता है: क्वथनांक, गलनांक, हिमांक, संघनन, ऊर्ध्वपातन और वाष्पन, ठीक है। तो इसमें क्वथनांक क्या होता है, गलनांक क्या होता है, और हिमांक क्या होता है, संघनन क्या होता है, ऊर्ध्वपातन क्या होता है, वाष्पन क्या होता है। इन सारी चीजों को हमें पढ़ना है, ठीक है। और इनको इतना अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इसी के सहारे से, ये समझ लीजिए, साइंस का बेस है। अगर ये बेस आपके कमजोर है तो आप हाई लेवल की साइंस नहीं पढ़ पाएंगे, उनको समझने में प्रॉब्लम होगी। कोई चीज टीचर बताएगा, समझाएगा, तो आप उसे समझ नहीं पाओगे, ठीक है। 2 4 6 8 10 आपको आता ही नहीं है, ठीक है, सीधे गुणा भाग करने के लिए कह दिया जाएगा, कर पाओगे? कभी नहीं कर पाओगे। तो ये बेस है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। मैं एक का डिफिनेशन लिखवा के समझा देता हूं, ठीक है, आप इसे नोट कर लें, ओके। क्वथनांक वह ताप जिस पर कोई द्रव गर्म होकर उबलने लगता है, उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई द्रव ले लीजिए आप, ठीक है, उसे उस तापमान तक गर्म कीजिए जिस तापमान पे वो वाष्पीकृत ना हो जाए। ध्यान रहे कि वो गर्म होकर भाप ना बन जाए, वो उड़ ना जाए पूरी तरह से आपकी पतीली से, आपके क्या नाम है, पैन से खाली हो जाए, नहीं। उस मैक्सिमम टेम्परेचर तक आप उसको उबालना है, मतलब गर्म करना है कि वो उबलना शुरू कर दे, खौलना शुरू कर दे।
तो वह तापमान जो है उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। परिभाषा के कहने के अनुसार यही है कि वह जो तापमान, जिस तापमान पे आपका द्रव खौलना शुरू किया है, वह तापमान उस द्रव का क्वथनांक है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि जल को हम उबालते हैं, जल 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलने लगता है। 100 डिग्री सेल्सियस पे जब जल उबलने लगता है तो 100 डिग्री सेल्सियस जल का क्वथनांक हो गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए जैसे जल पर उबलता है, ठीक है, तो 100 डिग्री सेल्सियस जल का क्वथनांक कहलाता है। ठीक है, आई होप कि आपके समझ में अच्छे से आया होगा। मुझे दोबारा चिल्लाने की जरूरत नहीं है, एक बार मैं फिर पढ़ देता हूं। वह ताप जिस पर कोई द्रव गर्म होकर उबलने लगता है उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। जैसे अगर जल 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल रहा है, ठीक है, तो वह जो 100 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है जल का, वही क्वथनांक है उस जल का जिसपे वह उबलना शुरू कर दिया है, उबल रहा है। ठीक है, यह था आपका क्वथनांक। इसे नोट डाउन कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर। अगला टॉपिक हमारा है गलनांक। ठीक है, गलनांक वह ताप जिस पर कोई ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है उस ठोस का गलनांक कहलाता है। कहने का मतलब कोई ऐसा ताप होगा जिस पर कोई ठोस वाष्पीकृत होने के बजाय वो गलना शुरू कर देता है। ठीक है, उस ठोस का गलनांक कहलाता है। जैसे बर्फ का गलना आप ले लीजिए। ठीक है, अब बर्फ कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे गलता है? बर्फ जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे गलता है, यानी कि 273 केल्विन। ठीक, बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन होता है। ठीक है, ये हो गया गलनांक आपका। अब इसे नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हिमांक वह ताप जिस पर कोई द्रव ठोस में परिवर्तित होता है उस द्रव का हिमांक कहा जाता है। कहने का मतलब कोई द्रव आपका, कोई ऐसा ताप जिस पर कोई द्रव आपका जम जाए। जम जाने का मतलब जम जाना चाहिए, वो लिक्विड फॉर्म में नहीं रहेगा, ठोस अवस्था में आ जाएगा। पानी होगा तो बर्फ में बदल जाएगा, या कोई और चीज होगी तो वो और ठोस में बदल जाएगी। कुल मिलाकर ठोस में ही बदलना है उसको। ठीक है, जमना है, फ्रीजिंग होना है उसका। तो एग्जाम्पल में आप लिख लीजिए, जैसे पानी का बर्फ बनना, पानी का बर्फ बनना, जैसे पानी का बर्फ बनना। अब पानी का बर्फ बनने का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? पानी का हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन अथवा 32 फ़ारेनहाइट। ये एक मात्रक होता है। अभी हम मात्रक के बारे में इसके बाद जब हम पढ़ेंगे डिटेल से तो आएगा, फ़ारेनहाइट में बताऊंगा। ठीक है, पानी का जो हिमांक होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर सेंटीग्रेड में देखेंगे तो 0 डिग्री होगा, अगर केल्विन में देखेंगे तो 273 केल्विन होना चाहिए, और फ़ारेनहाइट में अगर नापते हैं तो 32 फ़ारेनहाइट होना चाहिए। ठीक है, जिस पर पानी बर्फ में बदल जाता है। ठीक है, तो ये था आपका हिमांक, इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, और जहां भी दिक्कत होगा आप वीडियो एक बार रिपीट कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ओके, अब इसको नोट कर लो।
ठीक है। संघनन वह ताप जिस पर कोई गैस द्रव में बदल जाती है, संघनन कहलाता है। ठीक है। अब संघनन का मतलब ये होता है, जैसे कि आप लोग अपने घरों में देखे होंगे, जब घर में रसोई में जब चावल बनता है, चावल पकता है, चाहे वो गैस पे पक रहा हो और चाहे वो लकड़ी वाले आग पे पक रहा हो, ठीक है, चाहे जिस पे पक रहा हो, जब हम चावल पकाते हैं तो पतीले के ऊपर या उस बर्तन के ऊपर उसे ढकने के लिए, गैस को यानी वाष्प को रोकने के लिए कुछ ढक्कन लगाते हैं। ठीक है, ढक्कन लगा देते हैं। और जब बीच में हम चावल पकते पकते बीच में जब उसे हम चेक करने जाते हैं, तो जब ढक्कन हटाकर देखते हैं तो क्या होता है कि ढक्कन, आप पहले तो सूखा ढक्कन वैसे लगा के रखते हैं, लेकिन जब आप ढक्कन खोलते हैं चावल को चेक करने के लिए, तो क्या होता है कि नीचे से निकला जो वाष्प होता है ढक्कन पे बूंद बूंद पानी की तरह जमा हुआ आपको दिखाई देता है। वह क्रिया संघनन की होती है। ठीक है। दूसरा एग्जांपल में आप समझ लीजिए, वर्षा होना। ठीक है। अब मैं लिख देता हूं इसको। ओके, पहला एग्जांपल, पकते चावल के पतीली के ढक्कन पर द्रव का जमना। ये एग्जांपल वैसे जनरल तौर पे मैंने लिख दिया है। ठीक है, कहीं अगर एग्जाम में अगर आता है तो आप लोग इसे कोशिश कीजिए कि ना लिखिए, कुछ और लिखिएगा, लेकिन ये आपके सरल भाषा में समझने हेतु मैंने इसको लिखा है। ठीक है, इसलिए इस एग्जाम्पल को मैंने डाल दिया है। ठीक है, आपको अगर एग्जाम्पल पूछता है कोई एक, तो आप वर्षा का होना लिख सकते हैं। ठीक है, ये ठीक रहेगा। इसको आप जनरल भाषा में केवल समझने के लिए समझ लीजिए। ठीक है, नीचे से वाष्प जब पतीली में से निकलता है तो ढक्कन को फोर्स देता होगा, लेकिन ढक्कन को उड़ा तो देता नहीं है क्योंकि फोर्स कम रहता होगा, तो वहां वो क्या नाम है, द्रव रूप में बूंद बूंद में जम जाता है। ऐसा लगता है जैसे कि इस पे कोई बूंद बूंद पानी छिटकार कर चला गया हो। ठीक है, इसी प्रकार वर्षा का होना होता है। क्या होता है कि मानसून बनता है गर्मियों के दिनों में। आप देखते हैं कि गर्मी अत्यधिक होती है, नदियों के, तालाबों के, समुद्रों के जल जो होते हैं वो वाष्पीकृत होकर मानसून में चेंज होते हैं, और मानसून में चेंज होने के बाद वर्षा में बदल जाते हैं। मतलब पहले वो गैस में बदलते हैं, और गैस का द्रव में बदल जाना ही संघनन कहलाता है। तो वो गैस के बाद द्रव में बदल जाते हैं तो संघनन हो गया उनका। ठीक है, तो वर्षा का होना भी एक संघनन की क्रिया ही होती है। ठीक है, तो ये था संघनन आपका, जो आपके समझ में आ गया है पूरी तरह से। ठीक है, अब हम अगले हेडिंग पर बढ़ते हैं। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, ऊर्ध्वपातन वह ताप जिस पर कोई ठोस द्रव अवस्था में बिना बदले सीधे गैस में बदल जाए। कहने का मतलब ये है कि जब किसी ठोस को हम ताप देते हैं तो वो पहले द्रव अवस्था में चेंज होता है, प्रायः यही होता है। ठीक है, लेकिन एक ऐसी क्रिया होती है, एक ऐसी अवस्था भी होती है, एक ऐसा कंडीशन भी लागू होता है उस ठोस पर कि उसे बिना, सभी ठोस पर हालांकि ऐसा नहीं होता, कुछ ठोस ऐसे हैं जिनके कुछ खास अपने आप में गुण हैं, कुछ अपने आप में अलग प्रॉपर्टी है। उन्हीं ठोस की बात मैं कर रहा हूं कि वो बिना द्रव अवस्था में चेंज हुए सीधे गैस अवस्था में बदल जाते हैं। जैसे एग्जांपल में आप लिख लीजिए, जैसे कपूर का जलना, ठीक है, कपूर का जलना क्या होगा? कपूर एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसा ठोस पदार्थ है कि जिसे अगर हम क्या नाम है, अगर बदलना चाहें गैस में, ठीक है, तो उसे पहले द्रव में चेंज करते हैं किसी ठोस को, उसके बाद द्रव से और हीट करते हैं तो गैस में बदलता है। लेकिन कपूर को जैसे ही हम क्या नाम है ताप देंगे, वो सीधे बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाएगा। ठीक है, रस्टिंग हो जाती है, आप देखते हो सीधे वो बर्निंग हो जाता है, जल जाता है। ठीक, तो कपूर का जलना। और आप ले सकते हैं नैप्थलीन की गोलियां। नैप्थलीन की गोलियां भी ऐसी होती है कि अगर उनको भी रस्टिंग किया जाए तो वो भी सीधे बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाती है। ठीक है, आप दूसरा एग्जांपल में लिख लीजिए, ये ए नंबर डाल दो और ये बी नंबर में डाल दो। नैप्थलीन की गोलियां ठीक, ये दो आप लिख लीजिए। ये था ऊर्ध्वपातन। इसका मतलब यही होता है कि कोई ठोस किसी ताप पर बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाए तो ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठीक है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। और सबसे लास्ट हेडिंग जो हमारा है वो है वाष्पन।
ठीक है, उस पर हम आते हैं। ठीक है, वाष्पन वह ताप जिस पर कोई द्रव वाष्प में बदल जाता है वाष्पन कहलाता है। कहने का मतलब वाष्पीकरण तो आप लोग जानते हो, वाष्पन क्या होता है? द्रव का वाष्प में बदल जाना, कोई ऐसा तापमान जिस पर कोई द्रव वाष्प में बदल जाए। ठीक है, जैसे आप लोग खाना बनाते हो, जनरली आप लोग जानते हो कि जितना पानी अगर सब्जी या दाल उसमें हम यूज करते हैं तो क्या सारा का सारा पानी खाने में हमें मिलता है? जितना पानी हम चावल में डाल देते हैं, जितना पानी हम सब्जी में डाल देते हैं, जितना पानी हम दाल में डाल देते हैं, क्या वो सारा का सारा खाना तैयार होने के बाद उतना ही पानी मुझे मिलता है? नहीं, उसमें से कुछ पानी रहता है, बाकी वाष्पीकृत हो जाता है, वाष्प में बदल के उड़ जाता है। ठीक है, तो वह तापमान जिस पर कोई द्रव वाष्प अवस्था में बदल जाए, भाप में बदल जाए, वाष्पीकरण कहलाता है या वाष्पन कहलाता है। ठीक है, अब जैसे बादल का बनना, ठीक है, बादल का बनना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। जैसे कि ये आपके लिए जनरली बहुत अच्छा एग्जांपल है। आप जब देखते हैं कि गर्मियों के मौसम में नदी, तालाब, समुद्र, इन सब चीजों के जो जल होते हैं, ठीक है, वो तापमान की वजह से वाष्पीकृत होते हैं, और वाष्पीकृत होने के पश्चात ये बादल में बदल जाते हैं, गैस में बदल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद इनका संग्रहण होके तब ये द्रव में बदलते हैं और बारिश होते हैं। ठीक, तो केवल हमें वाष्पन से मतलब है, इनका वाष्पीकरण होने का जो क्रिया होता है वो पहले किसी मैक्सिमम अधिकतम तापमान पर वाष्पीकृत होंगे, वाष्पीकृत होने के बाद ये संघनित होते हैं। ठीक है, तो वाष्पन का ये जो परिभाषा है इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिए, ये एग्जांपल याद रखिए। ठीक है, जनरली इनको केवल समझना है, आपको कहीं लिखना नहीं रहता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जांपल में किसी भी चीज के बारे में, तो आप उसको अच्छे से कर पाए समझ के। ठीक है, इसलिए इसे समझना भी जरूरी है, और इसके बाद हमें आगे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो आराम से पढ़ते रहिए, क्लास रोज अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, ये क्लास 9 पार्ट 1, ये आज पार्ट 1 का क्लास जो चला है। ठीक है, अब इसके बाद पार्ट 2 क्लास होगा इसी चैप्टर का। ठीक है, जो टॉपिक बचे हैं उन टॉपिक पे डिस्कस होगा, उसके बाद एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार हम आराम से इसको पढ़ते चलेंगे। ठीक है, जो लोग ज्वाइन नहीं है वो लोग ज्वाइन हो जाइए विद्यालय के चैनल पे, जो वीडियो भेजा जा रहा है। ठीक है, और बस इसी के साथ ये टॉपिक यही समाप्त करते हैं, आगे हम कल पढ़ेंगे इसी समय। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर।